इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, प्रस्तुत हूँ अपने नए यूट्यूब वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग एवं कुल पूर्ति की संकल्पना। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सभी बच्चों के लिए नमस्कार। कहना चाहिए अर्थशास्त्र विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग और कुल पूर्ति। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम आगे किन्सन थ्योरी को जानना चाहते हैं अच्छी प्रकार से, किन्स के रोजगार को जानना चाहते हैं, रोजगार सिद्धांत को, तो इस सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। ठीक है, कुल मांग और कुल पूर्ति की अवधारणा को समझ लेना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जो वस्तु सेवाओं की कुल मांग होती है, एक दी हुई अवधि के अंतर्गत वस्तु सेवाओं की जो मांग होती है उसको कुल मांग कहते हैं। और इस दृष्टि से हम कुल मांग का अध्ययन दो दृष्टिकोण से करते हैं। एक सामान्य दृष्टिकोण से कुल मांग और एक केंद्रीय दृष्टिकोण से कुल मांग। तो यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जैसे आप जानते हैं, मांग का नियम जानते हैं आप, किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है और मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है। ये जो है मांग और कीमत का विपरीत संबंध है। तो यहाँ सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार हम यही यहाँ देखते हैं कि जैसे मांग वक्र होता है, कुल मांग वक्र और सामान्य मांग वक्र, तो दोनों ही का ढाल जो है वो नीचे की और बाएं से दाएं की और नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मांग वक्र है, ये मेरे बाएं हाथ से दाएं हाथ को नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसको हम कहते हैं नतोदर। नतोदर होता है ये, अर्थात इसका ढाल जो होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक क्यों होता है मांग वक्र का ढाल? ये हम आपको अपने वीडियो में बता चुके हैं, वो मांग है ना, उसको आप देख लेना। जैसे मांग वक्र ये भी मांग वक्र है, एक मांग वक्र ये है। ठीक है, तो ये जो मांग वक्र है ये एक वस्तु x का मांग वक्र है, dx इस पे लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये x वस्तु का मूल्य है और ये f वस्तु की मांग की मात्रा है। ठीक है, जैसे से मूल्य बढ़ता है मांग कम होती चली जाती है, जैसे जैसे मूल्य गिरता है मांग बढ़ती चली जाती है। मांग वक्र यानी कि का जो ये ढाल है ऋणात्मक है। और कहना चाहिए कि मूल्यों के बढ़ने घटने पर ये सरल रेखा के रूप में वक्राकार भी होता है, तब भी कुछ रहते हैं। दो प्रकार का हमने आपको समझा रखा है। एक व्यक्ति दिए हुए मूल्य पर वस्तु की कितनी कितनी मांग करता है या वस्तु पर कितना पैसा खर्च करता है, यहाँ उसको भी हम दिखा सकते हैं। ये दूसरा मांग वक्र है जो कि अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। ये कीमत स्तर
यहाँ पे हमने दे रखा है एक दिए हुए कीमत स्तर पर एक दिए हुए समय की अवधि में, यानी कि समाज की वस्तु और सेवाओं पर किए जाने वाला जो कुल व्यय है, कुल मांग, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कीमत स्तर से संबंधित है, समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड, और ये मांग वक्र भी नीचे से बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ है, इसका ढाल ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए ये हो गया। जब हम इस मांग मतलब मांग का कि जैसे एक व्यक्ति की मांग है, विभिन्न मूल्यों पर मांगी गई मात्राओं का योग, मांगी गई मात्राओं को एक सारणीबद्ध रूप से दिखाए तो व्यक्ति की मांग। इसी प्रकार एक दिए हुए समय की अवधि में समाज के समस्त व्यक्तियों या लोगों के द्वारा वस्तु और सेवाओं की एक दी हुई कीमत स्तर पर जो मांग है उसको समग्र मांग कहेंगे, और ये मांग वक्र इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये सामान्य दृष्टिकोण में कुल मांग का है। कुल मांग वक्र सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता होता है। अगर केंजियन दृष्टिकोण, प्रोफेसर किन्स का नाम आपने सुना है, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव मैं तो समझता हूँ कि उन्हीं की इस किताब से हुआ है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्रांतिकारी पुस्तक है। ये बताऊंगा बाद में क्यों। यहाँ OX अक्ष है, इस पर आय, रोजगार और उत्पादन को दिया हुआ है, तथा OY अक्ष पर आप देख रहे होंगे, OY अक्ष पर समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड को प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि जो आय है वो क्रय शक्ति का सूचक है, यानी कि अगर आपके पास आय है तो आप वस्तु और सेवाओं की मांग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, इस आय वक्र को यानी आय और रोजगार के स्तर पर भिन्न भिन्न डिमांड लोग करते हैं। आय बढ़ती है, लोग अपनी मांग बढ़ाते हैं, आय कम होती है, लोग अपनी मांग कम करते हैं। विभिन्न आय स्तरों पर जो व्यक्ति की मांग हो या समाज की मांग हो या राष्ट्र की मांग हो, वो भिन्न भिन्न होती है। लेकिन आय कभी शून्य नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन यापन करना आय ना हो, आय ना भी हो, है ना, हमारी मांग शून्य नहीं होगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो ADF है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये लाइन जो है वो कैसे शुरू की मैंने, और ये जो है समग्र मांग फलन को, समग्र मांग वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। इसको AD वक्र लिखे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ आप देख रहे हो इस एग्रीगेट डिमांड में और इस एग्रीगेट डिमांड में कितना अंतर है। क्यों? इसलिए कि आय और रोजगार में जो मांग, समग्र मांग होती है, उसका जो संबंध होता है आय के साथ या रोजगार के साथ, वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। अर्थात आय बढ़ेगी, है ना, तो मांग भी बढ़ेगी। आय घटेगी
तो मांग भी घटेगी। दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है, उन्नतोदर है इस मांग वक्र का ढाल। कैसा ढाल है? उन्नतोदर। ऊंचाई की ओर चढ़ता हुआ, बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर जाता हुआ उन्नतोदर होता है। क्योंकि आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर व्यक्ति हो या समाज हो, भिन्न भिन्न मांग करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे वो आय बढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज है, आय के जीरो होने पर भी समग्र मांग जो है वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन यापन करना है। दूसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आय बढ़ेगी, आय का स्तर बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, समग्र व्यय भी बढ़ेगा, समग्र मांग भी बढ़ेगी। आय का स्तर कम होगा, समग्र मांग कम होगी। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि कुल मांग या समग्र मांग के जो घटक है वो कौन कौन से। कुल मांग के जो घटक हैं उसमें है सबसे पहले घरेलू वस्तु और सेवाओं पर किया जाने वाला उपभोग व्यय जो होता है, कुल मांग का मापक होता है। कुल मांग उसमें जैसे एक समाज की आय 5,000 करोड़ है, ठीक है, और वो 4,000 करोड़ रुपया वस्तु और सेवाओं पर प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकता संतुष्टि के लिए खर्च करता है। तो ये 4,000 करोड़ रुपया जो है, यानी ये सी है, ठीक है, उपभोग है वस्तु और सेवाओं पर जो प्रत्यक्ष रूप से मांग से जुड़ा है। यानी 4,000 रुपये, 4,000 करोड़ रुपया घरेलू वस्तु सेवाओं के उपभोग पर व्यय किया जाना है प्रत्यक्ष रूप से। तो समझ में आ गया होगा, घरेलू उपभोग व्यय। ठीक है, समझा देता हूं। उसके बाद दूसरा है सरकारी व्यय। तो सरकार तो बहुत व्यय करती है, लेकिन समग्र मांग को अगर मैं परिभाषा करना चाहूँ तो बहुत अच्छी परिभाषा है उसकी, मैं आपको सुना भी देता हूँ। एक तो ये कि चाहे परिवार हो, परिवार, फर्म अथवा सरकार, और सरकार कर दीजिए, कुल मांग वह व्यय है जो परिवार, फर्म एवं सरकार वस्तु और सेवाओं में दी हुई अवधि के अंतर्गत व्यय करने को तत्पर हैं, तैयार है, तत्पर है। एक परिभाषा तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं फिर से बोले, कुल मांग वह व्यय है जो एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, यानी समस्त परिवार, फर्म और सरकार व्यय करने को तत्पर है। ठीक है, समग्र मांग कहलाएगा। एक दूसरी परिभाषा, समग्र मांग उन राशियों की सारणी होती है, कुल मांग उन राशियों की सारणी होती है जिसे अर्थव्यवस्था के समस्त साहसी अपनी वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। इसको देख लीजिएगा ढंग के साथ में, या मैं इसको
अलग से आपको बता दिया है समग्र मांग की परिभाषा। अब ये मैं मांग के मापक तत्व बताता था, सी मैंने बता दिया समाज कितना खर्च कर, अपनी आय का कितना भाग यानी कि उपभोग पर व्यय कर रहा है, वो कुल मांग का एक घटक है, तत्व है, कारक है। फिर गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार को भी अनेक वस्तुओं पर खर्च करना पड़ता है। कौन सी चीज ऐसी है जिस पर नहीं खर्च करना पड़ता है? सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, दुनिया भर की जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक विकास हो, समझ दृष्टि से बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। आज भी आप देख रहे होंगे ना, आज भी सरकार को 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना है और वो भी फ्री, निःशुल्क। और ये सब सरकार कर रही है। लेकिन आज देखना क्या हो रहा है, कोरोना महामारी है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की आय कम हो रही है, सरकार को उनकी भी मदद करनी है, आर्थिक कल्याण करना है, उनका भी कल्याणकारी कार्य उनके लिए भी करने हैं। ठीक है, सरकार को समस्त चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त करना है। यदि उसके लिए विदेशों से आयात करने की आवश्यकता है तो वो भी करेगी सरकार। ये तो आज के समय में उत्पन्न हुई एक जटिल चीज है। सुरक्षा की बात करें तो चीन हमारे ऊपर आ गया था, रफाल का दुनिया भर के आपने देखा, चिनूक हेलीकॉप्टर को देखा, अगस्ता हेलीकॉप्टर को देखा, चिनूक देखा आपने? ये कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं है जो 1-2 हजार में आ जाती है या 2-4 लाख में आ जाती है या 2-4 करोड़ में आ जाती है, अरबों की चीजें होती है। सरकार के व्यय का कोई स्पष्ट सिद्धांत ही नहीं है ना। सरकार हर जगह व्यय करती है, आर्थिक विकास के लिए व्यय, चिकित्सा के लिए व्यय, शिक्षा के लिए व्यय, सड़क पर, पुल पर, दुनिया में सरकार अपने सैनिकों को ड्रेस, जूते वगैरह, जाड़ों में कहाँ रह रहे हैं वहां उनके लिए उसी प्रकार की है ड्रेस वगैरह, उसकी माइनस जहाँ 70 सेंटीग्रेड तापमान हो माइनस में, या हम 1 सेकंड भी ना जी पाए, वहाँ हमारी सेना रह रही है 40 माइनस 45 माइनस टेम्परेचर के अंतर्गत। विशेष यूनिफॉर्म होता है इनका, है सारी व्यवस्थाएं करनी है। कितनी बड़ी सेना है ना उसकी। तो सुरक्षा पे बहुत ज्यादा, पुलिस को देखें, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, है ना, ये तो बिल्कुल अनिवार्य कार्य करने पड़ते हैं। सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है। निवेश व्यय अर्थात पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय, अर्थात मशीन, औजार, यंत्र वगैरह पर जो निवेश व्यक्ति भी करते हैं और सरकार भी करती है, तो उसको निवेश व्यय कहते हैं। ये भी हमारे कुल यानी कि कुल मांग का एक घटक है जिसको आय के रूप में हम लिखते हैं। उसके बाद है निर्यात। हमारे देश से बहुत सारी वस्तुओं का विदेशों में निर्यात होता है और बहुत सारी विदेशों से हम आयात करते हैं। तो अगर हमारे शुद्ध निर्यात आयात से ज्यादा है तो मांग हमारी बढ़ जाएगी, कुल मांग बढ़ जाएगी, और यदि कुल निर्यात आयात से कम है तो मांग घट जाएगी। तो कुल यानी इसका भी प्रभाव पड़ता है कुल मांग पर। तो ये सारे कुल मांग के घटक हैं। तो कुल मांग का जो ये अध्ययन है, चाहे वो एक सामान्य हो, यानी कि सामान्य कुल मांग वक्र हो, एक अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवाओं की कुल मांग एक वित्तीय वर्ष में, है ना, चाहे वो मांग वक्र हो या किसका जो आय और रोजगार पर निर्भर है। क्योंकि किसी राष्ट्र में
है ना। रोजगार की मात्रा मांग पर, समग्र मांग पर निर्भर करती है। मांग कम होगी तो रोजगार कम हो जाएगा, आय कम हो जाएगी। मांग ज्यादा होगी तो आय बढ़ जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। एक तो हमारे कुल माप के मापक हो गए, कुल मांग को मापना कैसे है, तो इसके लिए तो हमारे पास जो है यही है, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, यानी X निर्यात है और M आयात है। तो यही घटक जो है कुल मांग को मापक यंत्र हैं, और कुल मांग के तत्व भी यही कहलाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यदि हमारा कुल व्यय और समग्र मांग एक ही होती तो वो ये 45 अंश की जो रेखा बननी है ये होती। समग्र मांग और कुल यानी कि हमारी आय, समग्र जो आय है हमारी, अगर एक ही होती, जो आय का जो भाग हमारा है, जो भी हमने आय प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम उसको संपूर्ण को व्यय कर देते तो यही होती। ठीक है। लेकिन चूंकि पहली बात, हमारा जो मांग है वो शून्य नहीं हो सकती, जीवित रहना है। और जब तक शुरू में क्या होता है कि मांग अगर यानी आय अगर शून्य भी है तब भी मांग बनी रहेगी। मान लीजिए हमारी जो हमारा समाज का खर्च है 20 करोड़ का है, तो वो 20 करोड़ बना रहेगा चाहे भले शून्य हो आय। और जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे समग्र मांग भी बढ़ती चली जाएगी। एक बिंदु आएगा ई बिंदु पर क्या होगा कि हमारी जो जितनी आय है उतना हमारा भी है, यानी आय और व्यय में, आय और मांग में तो संतुलन स्थापित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हम अपने व्यय को बढ़ाएंगे तो जरूर, समग्र मांग बढ़ेगी तो जरूर, किंतु वो आय के अनुपात से कम बढ़ेगी। आगे चल के आपको हम प्रोफेसर किल्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उपभोग यानी उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताएंगे, जिसका सार ये है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, मनोवैज्ञानिक नियम, किल्स का मनोवैज्ञानिक नियम, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम ये बताता है कि यदि मनुष्य की आय बढ़ती है तो वो अपना उपभोग व्यय बढ़ाता जरूर है, लेकिन उस अनुपात से कम बढ़ाता है जिस अनुपात में उसकी आय बढ़ती है। तो यही कारण है कि शुरू में हमारी आय कम, समग्र मांग ज्यादा है, और बाद में ये स्थिति पलट जाती है, आय ज्यादा होती है, समग्र मांग कम होती है। तो एक ये महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना चाहिए था। दूसरा, निवेश व्यय और ये हमारा उपभोग जो है ना, ये उपभोग, समग्र उपभोग, कुल उपभोग, ये जो है उपभोग, चाहे वो सरकारी उपभोग हो या सरकारी यानी घरेलू उपभोग हो, तो ये दो प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। उपभोग की दो प्रवृत्तियां हैं, एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और दूसरा औसत उपभोग प्रवृत्ति है। तो यानी अल्पकाल में क्या होता है ना कि औसत उपभोग प्रवृत्ति वो स्थिर रहती है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का ही प्रभाव पड़ता है रोजगार आय पर। मतलब ये होता है कि विकासशील राष्ट्रों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और जो भी कमाते हैं सब चट कर जाते हैं, सब खा जाते हैं। तो वहां बचत कम होती है, बचत कम होने के कारण
निवेश से तो धन कम होता है, और जब निवेश के लिए धन कम होता है तो पूंजीगत वस्तुओं का देश में पूंजीगत वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन नहीं हो पाता, जिसका प्रभाव रोजगार। निवेश जो है, जो फर्में, कंपनियां पूंजीगत वस्तुओं में पैसा व्यय करती है, निवेश करती है, वो पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जब तक पूंजी की सीमांत कुशलता दर ब्याज की दर से ज्यादा होती है, पूंजीपति निवेश करते रहते हैं, और उस सीमा तक निवेश करते हैं जिस सीमा तक ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता दर बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो बता ही चुका हूं कि निवेश पर ही है ना, निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्यात देश से विदेशों को बहुआयात वस्तुओं का, यानी बहुत सारी वस्तुओं का विदेशों को निर्यात होता है, और आयातों में हम विदेशों से वस्तु मंगाते हैं। जो निर्यात हमारे यहाँ से होता है, उस निर्यात का मूल्य यदि हमारे आयात से अधिक होता है तो कहना चाहिए कि हमारी जो कुल मांग है, समग्र मांग है, वो बढ़ जाएगी, और यदि निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, तो उसका मतलब विदेशों को भुगतान देना शेष रह जाएगा, और ऐसे में हमारी कुल मांग यानी समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये निवेश का है। आयातों और निर्यातों का जो अंतर होता है, शुद्ध निर्यात कहलाएगा। निर्यात और आयात का जो अंतर है वो शुद्ध निर्यात कहलाएगा। अगर आयात ज्यादा है तो माइनस में होगा, यदि निर्यात ज्यादा है तो प्लस में होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। उपभोग फलन जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो ये सी है, कुल घरेलू वस्तु और सेवाओं पर जो भी, यानी कि सेवाओं के उपभोग पर जो व्यय किया जाता है। ठीक है, तो सुन लीजिए, कुल घरेलू वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर जो व्यय होता है वो आय का भाग होता है। ठीक है, आय का फलन होता है। यहाँ पर सी उपभोग है, एफ फलन है, और वाई आय। तो उपभोग आय का फलन है। ठीक है, तो ये चीज आपकी कंफर्म हो गई है। अब हम ये हमारा भाग एक, इसको समझिए, यानी कि समिश्र अर्थशास्त्र में कुल मांग एवं कुल पूर्ति, यानी इसको मैं यहाँ रिपीट देता हूं ना, भाग एक। अब ये मांग, कुल मांग के संबंध में हमने पूरा विवरण आपके सामने रख दिया है। कुल पूर्ति, समिश्र अर्थशास्त्र में कुल पूर्ति की संकल्पना पर विचार हम अपने भाग 2 में करेंगे। ठीक है, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो समिश्र अर्थशास्त्र में कुल पूर्ति की संकल्पना पर होगा। आप सबका धन्यवाद। भाग 2 अगले वीडियो में देखें।